नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 1 यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 और 3 दो-तीन पार्ट आएगी वीडियो की, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस किताब को शुरू करने से पहले यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति को आज हम शुरू करने जा रहे हैं और यह चैप्टर 1 है। इस किताब को शुरू करने से पहले अगर जिन्होंने वो वाला पहला बुक जिसका नाम क्या था, समकालीन विश्व में राजनीति, ठीक है, समकालीन विश्व राजनीति को अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और यह सेकेंड बुक का चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश पहले गुलाम था, ठीक है, जो अंग्रेज़ों द्वारा गुलाम था, ठीक है। तो जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से गई तो दोस्तों 14-15 अगस्त सन 1947 के मध्य रात्रि को हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आज़ाद होते ही भारत के पास दो नहीं बल्कि 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसे हम आगे जानेंगे वो कौन कौन सी चुनौतियां थी। लेकिन दोस्तों नए राष्ट्र की चुनौतियां कुछ इस तरीके से भी है, वो 3 चुनौतियों के बारे में हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों 14-15 अगस्त सन 1947 के मध्य रात्रि को हमारा भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं दोस्तों हिंदुस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है। और 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को ही दोस्तों नेहरू जी ने, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक भाषण दिया था, ठीक है, संसद में, जिसे क्या कहा जाता है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ठीक है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या फिर इंग्लिश में हम कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही उस समय वायरल जो था भाषण था, बहुत ही फेमस भाषण हुआ था, ठीक है, प्रसिद्ध हुआ था। तो दोस्तों जो हमारे जो नेता थे जिन्होंने भारत को आज़ाद दिलाया, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया भारत के लिए, ठीक है, तो उनको जो सपने थे वो सपने को अब आज़ाद होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद साकार करने का वक्त आ गया था, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो सपना था, देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी। जो पहला सपना था उसमें क्या था कि जो देश हमारा भारत है वह एक लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, चुनाव होंगे और जनता के द्वारा सरकार चुनी जाएगी, ठीक है, नेता चुने जाएंगे जो उसकी कार्य करेंगे। तो पहला तो यही था। वहीं तो दोस्तों दूसरा था कि चुनी हुई जो सरकार आएगी वो सभी के भले के लिए काम करेगी, ठीक है, वो सभी लोगों का भले के लिए, उनके ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए काम करेगी। खासकर गरीबों और कमज़ोरों पर वह ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, यह था। तो दोस्तों हिंदुस्तान को आज़ादी कठिन परिस्थितियों में मिली थी। 1947 का जो साल था वह हिंसा और विस्थापन की त्रासदी वाला साल था। यानी उस साल दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी हिंसा भी हुई थी, हिंसा की घटनाएं भी बहुत हुई थी, और विस्थापन, लोगों को एक अपने घर छोड़ करके दूसरे जगह जाना की ज़रूरत नौबत आ गई थी। आगे हम जानेंगे कि बंटवारा के बारे में। तो दोस्तों वही आज़ादी के साथ देश का बंटवारा भी हुआ, ठीक है। तो दोस्तों नए राष्ट्र जो थे, यानी जो भारत नया राष्ट्र के रूप में उभरा था आज़ादी के बाद, तो नए राष्ट्र को 3 चुनौतियों की चपेट में था। 3 चुनौतियों का उसको सामना करना था, ठीक है, 3 चुनौती, और 3 चुनौती, तीनों चुनौती बहुत ही कठिन चुनौती थे, बहुत ही मजबूत चुनौती थे। पहला दोस्तों चुनौती था भारत को एक सूत्र में बांधने की, ठीक है, भारत को एक सूत्र में बांधने की चुनौती, क्योंकि दोस्तों भारत में बहुत सारे राजा महाराजा भी हुए थे, ठीक है, सभी का अपने अपने राज थे, और जो भी चीज़ें थे अंग्रेज द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी। तो सभी जो भारत है अलग अलग खंडों में था, ठीक है, इस तरीक़ा से, जैसे कि यहाँ कोई और शासन कर रहा है, किसी राजा का शासन है, यहाँ किसी और राजा का शासन है, यहाँ किसी और का शासन है, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने शासन किया है, ठीक है।
तो इस तरीक़ा से जो भारत है वह बहुत बटा हुआ जैसा था, ठीक है। तो पहला तो यही चुनौती थी कि भारत को एक सूत्र में बांधने की चुनौती। तो दोस्तों भारत एक विशाल देश के साथ साथ विविधता से भरा हुआ देश है, हम सभी जानते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी तरह के कलाएँ की जाती है, बहुत सारी अलग अलग मान्यताएँ हैं, हर कुछ दूरी पर भाषा यहाँ चेंज हो जाती है। तो भारत जो है बहुत ही विशाल के साथ साथ विविधता से भरा हुआ देश है, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग पहनावा, अलग अलग बोलचाल, भाषा, संस्कृति वाले लोग रहते हैं। इसलिए यही माना जाता था दोस्तों कि इतनी विविधता जो है, इससे भरा देश, इतनी विविधता से भरा देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता है, ठीक है। किसी न किसी रूप में सभी आपस में मनमुटाव करने लगेंगे और लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति हो जाएगी, आपस में एकजुट नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ विविधता बहुत ज़्यादा है, सभी अलग अलग सोच के लोग हैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त कई प्रश्न चल रहे थे, जैसे क्या भारत एक रह पाएगा, क्या भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता पर ध्यान देगा या फिर बाकी लक्ष्यों को भूल जाएगा। ये सारी क्वेश्चन दोस्तों चल रही थी उस समय बहुत ही जोरों शोरों से। लेकिन दोस्तों क्या क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा तथा भारत अपनी क्षेत्रीयता अखंडता को कैसे हासिल करेगा, यह भी सवाल था कि अपनी जो क्षेत्रीयता अखंडता है उसको कैसे भारत हासिल करेगा। तो दोस्तों भारत के सामने जो दूसरी चुनौती थी वह था लोकतंत्र कायम करने की, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय और भी दुनिया में कई देश आज़ाद हुए थे, ठीक है, किसी न किसी देश से। तो दोस्तों सभी ने लोकतंत्र को नहीं अपनाया, किसी ने लोकतंत्र को टाल दिया कि बाद में लोकतंत्र को अपनाएंगे, पहले किसी और चीज़ को अपना लेते हैं, या फिर किसी ने कम्युनिस्ट शासन डायरेक्ट अपना लिया, ठीक है, किसी ने एक दल के प्रभुत्व को अपनाया। तो दोस्तों सभी ने लोकतंत्र नहीं अपनाया, लेकिन भारत की जो आज़ादी थी, आज़ादी से पहले नेताओं ने तय कर लिया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा और लोकतंत्र से ही यहाँ सारी काम होंगी। तो दोस्तों दूसरी चुनौती यही थी लोकतंत्र कायम करने की, ठीक है। तो दोस्तों भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया, ठीक है, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया। दोस्तों हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों यह बात तय हो गई है कि राजनीतिक मुकाबले भी होंगे, संविधान से मेल खाते हुए व्यवहार चलन में आए, यह भी जरूरी था। तो यहाँ तो दोस्तों संविधान में ही तय कर दिया गया था कि जो भी संविधान से मेल खाते हुए जो व्यवहार चलन में आएंगे और यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे, लोकतांत्रिक सरकार बनेंगे, ठीक है। वहीं दोस्तों तीसरी चुनौती थी विकास की, कि जिससे समूचे समाज का विकास, ठीक है, समूचे समाज का भला हो, समूचे समाज का विकास हो, ना कि किसी एक तबके का, कि अमीर का खाली विकास हुआ गरीब का नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए तीसरी चुनौती ये थी कि कैसा नियम कानून बनाया जाए कि सभी से समूचे जो समाज है सभी को फायदा हो। तो दोस्तों संविधान में यह भी कह दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा, वंचित तबके तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। तो इसके तहत भी दोस्तों ये प्रयास किया गया कि नीचे तक विकास हो। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। थैंक यू।